नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हमने एक ज्योग्राफी की सीरीज चला रखी है जो वैलिड है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो मेनली जो हमने ये सीरीज चलाई है वो एस्टेट पीजीटी के लिए और जो ज्योग्राफी यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके लिए। सीटेट का एग्जाम लेवल 3 ज्योग्राफी का इसमें कवर हो रहा है। डीएसएसबी का जो पेपर होना है ज्योग्राफी के लिए वो भी इसमें कवर हो रहा है। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जो हमने कल किया था, टेम्परेचर और हीट पर आकर हमने इसको छोड़ा था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। बात यह है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स है वो ये कहता है हमारी वीडियो लोगों के द्वारा देखी जा रही है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और शुरुआत करते हैं इस पूरे सीरीज की। कल पढ़ा था टेम्परेचर, वहां हमने पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट होता है जब हम टेम्परेचर ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री से डिक्रीज होता है। यानी जब से जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी हमें ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका एक दूसरा रूप है जिसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या कंडीशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे कि आइडियल कंडीशंस क्या है किसी भी टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, लेकिन वो उसके अपोजिट है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना वेयर लेयर ऑफ वार्म एयर लाइज ओवर द लेयर ऑफ कोल्ड एयर। यानी होना तो चाहिए कि वार्म एयर नीचे है और ये कोल्ड एयर ऊपर है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका उल्टा हो जाता है। यानी मतलब ये तो आ गई वार्म एयर और ये आ गई कोल्ड एयर। ये पूरा प्रोसेस टेम्परेचर इन्वर्जन है बेसिक लैंग्वेज में। अगला है इसकी आइडियल कंडीशंस क्या है। मैंने आपको कल सोलर रेडिएशंस पढ़ाया था। सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं? वो रेडिएशन जो सन से आती हैं, लेकिन कुछ रेडिएशंस वापस भी जाती हैं। जो आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ में, लेकिन जाती हैं लॉन्ग वेवलेंथ में। ये सोलर जो रेडिएशंस हैं उनका फिनोमिना है। अब जब वो वापस जा रही हैं तो उसको ज्यादा समय चाहिए। अगर वो वापस जाएंगी तो जो अर्थ का सरफेस है उसको कोल्ड करेंगी, उसको ठंडा करेंगी। दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन, आइडियल कंडीशन। लॉन्ग नाइट होने चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए। अगला है काम एंड स्टेबल एयर। अगर वहां उस एरिया में हवाएं चलती रही तो जो रेडिएशंस हैं जो वापस जा रहे हैं वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगी, जिस वजह से जो टेम्परेचर इन्वर्जन की आइडियल कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। मतलब ये कि काम एंड स्टेबल एयर चाहिए। वो आपसे पूछ लेगा ऑप्शंस में, इन चारों में से, पांचों में से एक कंडीशन को देकर कि इसमें से ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं क्यों नहीं है, या है तो कौन सी है। अगली है आइडियल कंडीशन जो है ड्राई एयर नियर द ग्राउंड। अगर वार्म एयर हुई तो वो ऊपर उठेगी, सॉरी मॉइस्ट एयर हुई तो ऊपर उठेगी, और वह मॉइस्ट ऊपर उठते ही वो रेन कर देगी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं बनी। उसका ड्राइनेस होना ही टेम्परेचर इन्वर्जन का कारण बनता है। नेक्स्ट है ग्राउंड सरफेस कवर्ड विद स्नो। मतलब ये कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था एल्बिडो, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो। अगर जो ग्राउंड का जो सरफेस है वो बर्फ से ढका हुआ है, जिस वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी एल्बिडो काम करेगी यहां।
उस एल्बिडो के काम करने से जो सोलर रेडिएशन मैक्सिमम जाएंगी और जिस वजह से जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जिस वजह से जो सरफेस है वो कोल्ड हो जाएगी। एंड द लास्ट इज टोपोग्राफी दैट अलाउ कोल्ड एयर ड्रेन इनटू वैली। आपने माउंटेन वैली और ब्रिज, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, एक दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, वही एक आइडियल कंडीशंस भी है, वो आपको मैं चीजें समझा देता हूं। कंडीशन ये है कि मैंने कल बताया था कि जो एल्टीट्यूड के हिसाब से भी सोलर रेडिएशंस हैं वो इफेक्ट होती हैं, यानी ज्यादा एल्टीट्यूड पर ज्यादा सोलर रेडिएशंस आएंगी, अगर ज्यादा आएंगी तो ज्यादा भी जाएंगी, इस वजह से ये एरिया ठंडा हो जाएगा। अगर वैली में ये जो रेडिएशन है वापस नहीं जा पाएंगी तो ये एरिया वार्म हो जाएगा। और जो कोल्ड एरिया है उसकी टेंडेंसी होती है वो, उसमें वेट होता है, और वेट जो हॉट एरिया होता है उसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये नीचे की तरफ आएगी। तो मतलब ये कोल्ड एरिया नीचे आ जाएगा और हॉट ऊपर आ जाएगा, यानी जो वैली में जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, यहां तो कोल्ड आ गया और यहां वार्म आ गया, इसको हॉट मान लो। ये माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज का भी कारण है। समझाऊंगा मैं आपको माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज में क्या फर्क है, किसको माउंटेन ब्रिज बोला जाता है, किसको वैली ब्रिज बोला जाता है। ये पूरी कंडीशंस थी, आइडियल कंडीशंस टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। अगला ग्राउंड और सरफेस इन्वर्जन। अब 4 टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन्स हैं। कौन कौन सा? ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, सब्सिडेंस इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन और वैली इन्वर्जन। इसलिए मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं ये चीजें। अब जो कंसेप्ट है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन क्या है? नॉर्मल कंडीशन में देखो, जैसे जैसे वार्म एयर, फिर कोल्ड एयर, फिर उससे ज्यादा कोल्ड एयर, ये है नॉर्मल कंडीशंस। ये इसको मानो कि ज्यादातर जो कंडीशंस है ये विंटर में बनती हैं। अब ये मान लो कि विंटर का कॉन्टिनेंटल एरियाज है, उस समय क्या होता है, कोल्ड एरिया ज्यादा रिफ्लेक्शन आ जाती है, क्योंकि ऊपर जो रेडिएशंस हैं वो यहां से जाती तो है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन ना होने के कारण ऊपर क्योंकि ज्यादा वार्म एरिया है और वो वहीं रह जाती है। जो मैंने आपको बताया है कि ज्यादा सोलर रेडिएशन जाएंगी, तो ज्यादा सोलर रेडिएशन जाएंगी तो रिफ्लेक्शन तो होगा, इसलिए कोल्ड एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर वार्म इन्वर्जन लेयर ऊपर आ गई, वो किस कारण से आएगी? ग्रीन हाउस गैसेस। इस वजह से जो ग्राउंड इन्वर्जन, सरफेस इन्वर्जन की दिक्कत बनती है वो इस वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्टेड क्यों है? क्योंकि वो जितनी भी लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जो वापस जा रही हैं उन सबको रोक लेता है और वहां हॉट एरिया बना देता है। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि ओजोन के आसपास का एरिया वेरी हॉट होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है। इस वजह से जब हम ट्रोपोस्फियर से निकलते हैं तो एकदम से जो ये लेयर है ये ऊपर की उठ जाती है, क्योंकि यहां जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के पास ज्यादा सोलर रेडिएशंस होती है, इस वजह से जो एरिया है वो वहां का एरिया हॉट हो जाता है, तो इस वजह से जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है। वैसे सेम कंडीशन यहां होती है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस का एनवलप बन जाता है और इसके पास का एरिया ज्यादा हॉट होता है और नीचे का एरिया एज कंपेयर टू कूल होता है। इसको कहते हैं सरफेस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन मेनली जो देखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कब देखा जाता है। जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जब मैं क्लाउड बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कौन से होते हैं। अब ये मान लो कि जब एकदम से ज्यादा रेनफॉल होती है, जब रेनफॉल होती है तो एकदम से जो हवाएं हैं, एकदम से जो हवा है वो ऊपर उठती है, क्योंकि ये वार्म एयर है, इसके पास मॉइस्चर है तो ये रेन करेगी। ये तो होता सिंपल कन्वेक्शनल रेनफॉल। लेकिन अगर ये एकदम से ऊपर गई है तो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा एरिया से कोल्ड होगा,
क्योंकि एकदम से गई है। अब लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से ये नीचे आना शुरू कर देती है, नीचे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डिसेंडिंग एयर इज कंप्रेस्ड एंड वार्म आइडियाबेटिकली। वो नीचे की तरफ जो हवा गई थी वो एकदम से नीचे आना शुरू हो जाती है, और जब वो नीचे आती है तो ये एरिया वार्म कोल्ड हो जाता है और ऊपर वाला एरिया वार्म हो जाता है। ये कंडीशन है। अगला है फ्रंटल इन्वर्जन। आपने एयर मास पढ़ा होगा, एयर मास। एयर मास क्या होता है? वो एरिया, वो एयर का पैकेट जो अपना जो कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है, लगभग हर जगह का सेम कर लेती है। यानी मान लो ये कनाडा है, ये कनाडा और यूएस है, इसके ऊपर का एरिया जो एयर मास है, एयर का पैकेट है, वो टेम्परेचर, प्रेशर लगभग सेम कर लेता है। अब वो जब अटलांटिक ओशन की तरफ आएगा तो कुछ चेंज होगा, क्योंकि वहां उसको मॉइस्चर मिलेगा और ये यहां ड्राई था, जिस वजह से जो चेंजेस होते हैं और उस समय फ्रंट बनता है। यानी जब दो एयर मास के बीच का एरिया एक लेयर टाइप सिस्टम बना देता है, तो वह फ्रंट होता है, फ्रंट बन जाता है। मान लो कि ये एक एयर मास है और एक ये एयर मास है, ये जब दोनों मिलेंगे तो बीच का जो एरिया बनेगा उसको फ्रंट बोला जाएगा। यहीं से फ्रंटल रेनफॉल भी होती है, जब रेनफॉल पढ़ाएंगे उसको भी समझाएंगे। जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड। अब ये वार्म एयर मास ऊपर की तरफ चलेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, वार्म एयर मास आ रहा है कोल्ड एयर मास की तरफ। अब ये ऊपर चलेगा तो ये बन गया, क्योंकि नीचे एरिया कूल है, कूलर एयर मास है। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहां भी टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनेगी। ये सिंपल फॉर्मूला है। और नेक्स्ट है वैली इन्वर्जन। मैंने आपको एक चीज समझाई थी थोड़ी देर पहले ही, ये कोई वो है माउंटेन, जब ये ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि ये कोल्ड है, ज्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगी, ज्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगी तो एरिया हो जाएगा कूलर, और यहां से वैली से ज्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, और इस वजह से ये जो कोल्ड एयर है वो नीचे आएगी और ये वहां की वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, और ये कंडीशन बन जाएगी। इसको बोला जाता है माउंटेन ब्रिज, क्योंकि माउंटेन की तरफ से एयर आ रही है, और यही टेम्परेचर इन्वर्जन भी बनाता है। लेकिन अब बात यह है कि वैली ब्रिज कैसे बनता है, क्योंकि वैली ब्रिज बनना एक तरह से एक प्रोसेस है, उसको समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वैली ब्रिज क्या होता है। वैली ब्रिज में जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ये नीचे जो बीच से हवाएं हैं ऐसे नीचे आती है, इसको वैली ब्रिज बोला जाता है। क्योंकि ये जब हम प्रेशर पढ़ेंगे ना, उस वहां अच्छे से समझ में आएगा क्यों प्रेशर डिफरेंस होता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में डिफरेंसेस हैं समझने में थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें जब आएंगी प्रेशर बेल्ट और लोकल विंड में समझ में आएंगी। हर चीज इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। अब मैंने हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट समझाया है, यहां प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा बाद में, वो चीजें समझाएंगे। अगला है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हुआ कैसे, कैसे विंड है जो वो डेवलप हुई, एक तरफ से दूसरी तरफ गई, और क्यों हुई, वो एक कंसेप्ट है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रेफर टू द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर अक्रॉस द अर्थ सरफेस which play a crucial role in distributing the thermal energy। जो एयर सर्कुलेशन है वो क्या करती है, वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, प्रेशर मेंटेन करती है, डेंसिटी मेंटेन करती है, विंड
का रिफ्रेश करती है। कैसे? कोल्ड हवा और वार्म हवा, ठीक है, पोल्यूटेड और अनपोल्यूटेड हवाएं, उन चीजों को रिफ्रेश और उनका जो मेंटेनेंस है वो एयर सर्कुलेशन से होता है। एयर सर्कुलेशन क्यों होता है वो भी समझेंगे। पहले उससे कि ये हार्डली सेल, फेरल सेल बने कैसे, एक नए तरीके से आज इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा। ये है, बीच में आ गया इक्वेटर और ये आ गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। अब बीच में ज्यादा सोलर रेडिएशन आती है, यानी हॉट रीजन, हॉट। यहां से हवाएं ऊपर उठी, अब ऊपर उठेंगी तो वो दो तरफ जाएंगी, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों की तरफ, ऑब्वियसली बात है। अब यहां एक थ्योरी है कि या एक सेल या तीन सेल, तीन सेल की थ्योरी मेनली मानी गई है, हैडले, फेरल सेल और पोलर सेल वाली थ्योरी। अब कहना यह है कि अगर ये यहां से चली और ये यहां आकर रुकी, रुकने का कारण बताता हूं क्यों रुकी। अब ये है कोल्ड एरिया यानी हाई प्रेशर, यहां विंड है वो काम है। अब ये इतनी दूर नहीं जाएगी और ये यहां आके जो 30 डिग्री के आसपास का एरिया है वहां आके जाके सब्सिडेंस हो जाएगी, क्योंकि इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि ये वहां तक जाए। अब ये नीचे आई तो ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहां से दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर ऑब्वियसली बनेगा। अब ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, क्योंकि अगर ऊपर से हवा आई है तो वो हाई प्रेशर होगी, क्योंकि उसके पास एयर एक्स्ट्रा जमा हो रही है। और यहां से एयर है जो ऊपर जा रही है, यानी ये लो प्रेशर है। अब ये दोनों हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर आएगा, ये आ गया सब टेम्परेट लो प्रेशर। ये लो प्रेशर मान लो आप। अब दो के बीच में लो प्रेशर है तो लो प्रेशर का काम क्या है? हवा को ऊपर भेजना। ये हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो दोनों तरफ बटेंगी, तो दोनों तरफ बटने से एक तरफ आ जाएगी नॉर्थ पोल की तरफ, एक तरफ चली जाएगी ये इस एरिया पे जो डायरेक्ट ऊपर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के। ये तीन सर्कल बन चुके हैं अब, जिसको बोला जाता है हार्डले सेल, फेरल सेल और पोलार सेल। अब जो कंसेप्ट है ये सेम एज इट इज है साउथ पोल पे, क्योंकि यहां ये हार्डले, उसके बाद फेरल और ये है पोलार। अब इनके आगे पढ़ते हैं कि ये चीजें एयर सर्कुलेशन कैसे चली, क्योंकि जो इसके बीच का एयर सर्कुलेशन है, जो विंड सिस्टम है, वो बाद में पढ़ना है। ये मैंने समझाई आपको। और जेट स्ट्रीम एक फास्ट फ्लोइंग एयर करंट है लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड व्हिच इज फाउंड इन द बाउंड्री बिटवीन द डिफरेंट मासेस। जब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये यहां लिखा हुआ है, कारण ये है दो एयर मास हैं और यहां का जो टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस है उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है जिसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। और यहां से ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि लगभग 100 से 250 से 300 किलोमीटर तक, यानी 250-300 किलोमीटर तक की स्पीड हो सकती है। ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं। अब हार्डले, फेरल और पोलर सेल मैंने आपको बताया। अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वो फैक्टर कौन से हैं जो एयर सर्कुलेशन में काम करते हैं, एयर सर्कुलेशन को बनाते हैं? अनइवन हीटिंग, इक्वेटर पर ज्यादा हीट आ रही है, सोलर रेडिएशंस डायरेक्ट पड़ रही हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डायरेक्टली 90 डिग्री है इक्वेटर पर, लेकिन वही जब एंगल हम देखेंगे पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स पर,
तो क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है। दूसरा, वहां रेडिएशन इतनी डायरेक्ट नहीं पड़ती जितना इक्वेटर पर पड़ती है, इस वजह से अनइवन हीटिंग है। दूसरा, एयर सर्कुलेशन का कारण क्या है, कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स एक टाइप का फोर्स है, जब कोई चीज रोटेट होती है तो उस पर एक फ्रिक्शन टाइप फोर्स लगता है जिसको कोरोलिसिस फोर्स बोला जाता है। एंड द लास्ट इज टोपोग्राफी एंड लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। यानी नॉर्थ पोल पर, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ज्यादा लैंड है एज कंपेयर टू साउथ पोल। इस वजह से जो एयर सर्कुलेशन है, जो एयर का चलना है, जो मेन रीजन इज दैट कि एयर यहां से वहां क्यों गई, ये तीनों कारण हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एयर सर्कुलेशन, सेम था। और अब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं। प्रेशर रेफर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर अबव द सरफेस, कॉमनली नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, हवा का जो दाब लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया, यानी अगर आपने फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी, ये कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। जो ये फोर्स लग रहा है, इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज या फिर डेफिनेशन बेस पर बोले जाए तो ये एक किस्म से प्रेशर लग रहा है। और ये दोनों मिलकर अब जो लैंड पर, यानी किसी लैंड पर रखी है, सरफेस पर रखी है, ये दोनों मिलकर अब कहीं फोर्स लगाएंगी तो इसको, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर में एक्सर्ट होगा। अब प्रेशर होता है ये, अब किसी बॉडी पर जो, मान लो कि हम पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉमनली जो माना जाता है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हो कितना होता है, ये होता है 1013.25 MB अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मिली बार में इसको मापा जाता है। अब जो मेन जो यहां से जो चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होता है कि एक एरिया पर कितना प्रेशर है और दूसरे एरिया पर कितना प्रेशर है, क्योंकि यहीं से जब हम आगे चलेंगे, यहीं से जो मेन रीजन है वो निकलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और उसका कोरिलेसिस के साथ क्या रिलेशन है। आप ज्योग्राफी समझिए, ज्योग्राफी जो आप समझ रहे हो उसको समझ के करोगे तो आपको बहुत आसान होगी। आज के बाद आपको ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट आपको किसी से समझने या रटने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, यानी अब समझो, अब यहां 1014 MB दिखा रहा है और लेकिन बाहर दिखा रहा 1016 MB और 1018। अब ये डिफरेंस कैसे आया हॉरिजॉन्टल, अगर आप समझोगे तो आपके सामने एक मैप बना देता हूं वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड का मैप है, आप कोशिश करिए कि इस मैप को बनाना सीख लें, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। अब देखें कि यहां से इक्वेटर जाता है, यहां से ये इक्वेटर है। अब आप देखोगे ये लैंड है, लैंड से एकदम हीट होगी। जो मोस्ट एग्जांपल आप देखते हो तो आप सहारा डेजर्ट का देखो, क्योंकि सहारा डेजर्ट पे ज्यादा रेडिएशंस पड़ती हैं। लो हो गया क्योंकि ज्यादा हीट पड़ी, ज्यादा हीट की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठी, लो प्रेशर डेवलप। हवा का ऊपर जाना तो इस एरिया के लिए तो लो प्रेशर बन गया, लेकिन यहां तो ओशियन है, यहां भी ओशियन है, यहां इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा जितना लैंड पर दिखता है टेम्परेचर का। तो जिस वजह से जो हवा है, दो बीच में लो प्रेशर डेवलप हो गया। इस वजह से ये दिखाया जा रहा है कि यहां लो प्रेशर है, उसके आसपास का एरिया हाई प्रेशर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रेशर है वो कैसे डेवलप होता है। द मेन कंसर्न इज प्रेशर डेवलपमेंट। आगे है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले समझेंगे आइसोबार। कल मैंने आपको एक लाइन समझाई थी कि
जो इक्वल टेम्परेचर एरियाज को मिलाती है, वही ऐसे ही आज जो इक्वल प्रेशर एरियाज को मिलाएगी उसको आइसोबार बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है कहां, प्रेशर्स का, उसको आइसोबार बोला जाता है। मेन इसलिए है क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रही है 1018 MB, ये एक आइसोबार का काम कर रही है, यानी ये आइसोबार है। ये जहां जहां जाएगी, देखो यहां 108 लिखा हुआ है, 1018 लिखा हुआ है, ये जहां जहां जाएगी वहां वहां हाई प्रेशर को, वहां 1018 MB प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। जो एरिया जहां जहां ये लाइन जाती है वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है कि यहां वही सेम कंडीशंस है जो वहां थी, यानी यहां 1018 MB है तो यहां भी 1018 MB है। ये है आइसोबार। अगला, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रेशर डिस्टर्बेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेशर डेवलपमेंट में काम आते हैं? पहला है टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि कुछ जगह पर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ पे कम है। कैसे? जब हम पोल्स में जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री के आसपास, लेकिन अगर हम इक्वेटर के आसपास एरियाज में आते हैं, इक्वेटोरियल एरियाज पे आते हैं, तो वहां टेम्परेचर हाई होता है 50 डिग्री के आसपास। जो प्रेशर का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो प्रेशर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से जो कोरोलिसिस फोर्स डेवलप होती है उसकी वजह से प्रेशर डेवलपमेंट होता है। द कोरोलिसिस इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द अर्थ रोटेशन इन्फ्लुएंसिंग विंड पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, इट क्योर्स द डेफिनेशन ऑफ विंड एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर जोन्स। इस वजह से। And the last third is वाटर वेपर कंटेंट। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देते हैं। वाटर वेपर एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि वो जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, और जिस वजह से जो प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव आता है। अगर टेम्परेचर में बदलाव आया तो प्रेशर में ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि जहां टेम्परेचर हाई होता है वहां प्रेशर लो होता है। इस वजह से प्रेशर और ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर का रिलेशन है। अब ये ह्यूमिडिटी वर्ड कहां से आया? द नंबर ऑफ द मोइस्ट एयर, यानी नंबर ऑफ वाटर वेपर इन एनी एरिया, इन एनी बकेट ऑफ एयर, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी 3 टाइप की होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वो सारी चीजें बताएंगे। जब अब ये आ गई प्रेशर बेल्ट्स। मैंने आपको समझा तो दिया कि प्रेशर बेल्ट ये होती है, ऐसे डेवलप हुई है, लेकिन प्रेशर बेल्ट से कैसे कैसे विंड सिस्टम डेवलप हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार, सारी चीज पढ़ेंगे। आपको मजा आने वाला ज्योग्राफी में, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा क्विक सीरीज की मैंने आपसे 2-3 दिन से बोल रहा हूं, उसका एक लेक्चर कल या परसों में आपके आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। और लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आर्डोर एडुडेन के व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइबर में ज्यादा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस सब्सक्राइब से हमें मोरल सपोर्ट मिलता है। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, ये हमारा वादा आपसे। थैंक्स टू ऑल। कंटिन्यू करेंगे प्रेशर बेल्ट से। धन्यवाद।